बैक टू द SWPM प्लेटफॉर्म। इम्यूनोलॉजी रिवीजन सीरीज में मैं नीतू शर्मा आज आप लोगों के साथ एंटीबॉडीज डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एंटीबॉडीज क्या होती है। ओके, एंटीबॉडीज आखिर हम बोलते किसे हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं ये हमारी बॉडी में हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स इसमें अटैच होंगे, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय बी सेल्स। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पैथोजन अगर बाहर से आया है, जिसे हम लोग एंटीजन कह रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में दो टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जो पहले होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, फिर वो अगर दोबारा से एंट्री करे उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, जो एंटीजन होता है ये रिकॉग्नाइज किया जाता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, और कौन रिकॉग्नाइज करेगा इसे, हमारे बी सेल्स, ठीक है जी। और यहाँ पर सेकेंडरी में क्या है, यही एंटीजन जब दोबारा एंट्री करेगा तो पता लग जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि हाँ ये पहले भी आया था और कबाड़ा करके गया था, है ना। तो अब हमारी बॉडी तैयार हो चुकी है। ओके, आप लोगों को मैंने कल बताया था, मतलब जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था बी सेल्स जो डिफ्रेंशिएट होते हैं ये प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स, इन दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं, ठीक है। जो ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये आपके बच्चे नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, कब, ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन जो मेमोरी सेल्स हैं ये कब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ड्यूरिंग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, क्योंकि अब याद करने की जरूरत है कि हाँ ये वाला पहले आया था ना, तो इस टाइम पे हमारे को इस टाइम पे जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं ये कौन से बी सेल्स करते हैं, ये होते हैं आपके मेमोरी बी सेल्स, ठीक है जी। उसके बाद जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें जो फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो आपकी होती है IgM और उसके बाद IgG, ठीक है। फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी प्रोड्यूस्ड इज IgM हाई followed by IgG which is low in concentration। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पर भी यही है कि फर्स्ट एंटीबॉडी इज IgM लो कॉन्सेंट्रेशन followed by IgG हाई कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो IgM लो कॉन्सेंट्रेशन एंड IgG आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक बात याद रखना, इसका IgM बेशक से लो कॉन्सेंट्रेशन वाला है, बेशक से IgG से इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ पर, बट इस वाले IgM से ये फिर भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। ओके, और जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है हमारा ये स्लो होता है, ठीक है, स्लो एंड वीक होता है, स्लो एंड वीक। ये आपके 7 to 10 डेज ले सकता है रिस्पॉन्स जनरेट करने में, ठीक है। बट अब हमारी बॉडी रेडी है, जब आप किसी काम के लिए रेडी हो तो आप अच्छे से रिस्पॉन्स शो कर सकते हो। इस टाइम पे जो रिस्पॉन्स होगा वो फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एंड मैसिव होगा, ठीक है। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये फास्ट, स्ट्रॉन्ग एंड मैसिव होगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में एक बात बताई थी, जो एंटीजन एंटीबॉडी होती है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा नॉन कोवैलेंट होता है। याद है ना आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवैलेंट होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में। और टू टाइप्स की जो हमारी ये एंटीबॉडीज मतलब 2 डिफरेंट टाइप्स की जो एंटीबॉडीज एक्सप्रेस होती हैं एनिमल सेल्स में, वो होती हैं, फर्स्ट होती हैं सोल्यूबल एंटीबॉडीज, फर्स्ट है हमारी सोल्यूबल एंटीबॉडीज, और सेकंड है सेल सरफेस एंटीबॉडीज। नाम से ही पता लग रहा है सोल्यूबल एंटीबॉडीज है, यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ब्लड,
ठीक है, सोल्यूबल है ना, तो प्रेजेंट इन ब्लड, जो कि इंटरेक्ट करती है फॉरेन पैथोजन के साथ। और जो सरफेस वाली है ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इम्यून सेल। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इम्यून सेल्स। ओके, जो बी सेल्स होते हैं ये आपके मेनली एक्सप्रेस करते हैं मोनोमेरिक आईजीएम और आईजीडी को, कहाँ पर, सरफेस पर। आईजीएम जो है ये आपकी, ये वाली जो एंटीबॉडी है ये एक्ट करती है एंटीजन रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर की तरह। इसके बारे में अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर ये सब कुछ है क्या। पहले हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी जो होती है आपकी वो मेनली 2 आइडेंटिकल हैवी चेन से बनती है और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन से मिलकर बनती है। ठीक है, तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लीजिए ये जो है ये मैंने इसकी बनाई है हैवी चेन। ओके, यहीं पर इसके पड़ोस में ही लाइट चेन होती है, ये इधर मान लीजिए ये यहाँ पर है लाइट चेन। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में बेशक से नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, बट हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में जो ये इंटरेक्शन है इसे हम लोग पता है क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका कोवैलेंट होता है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब क्या होता है, चलिए इसको थोड़ा सा लेबल कर लेते हैं। जो आपका ये ऊपर वाला है ये है वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। यहाँ पर कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। यहाँ पर भी ये बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इधर भी एक बॉन्डिंग होती है। ओके जी, और ये इसका एंड टर्मिनल हो गया। कौन सी वाली चेन का, ये मैंने आपको कौन सी चेन बताई है, ये मैंने आपको बताई है हैवी चेन। ये है हमारी हैवी चेन। ओके, और यहाँ पर ये लाइट चेन का एंड टर्मिनल, ये लाइट चेन का सी टर्मिनल। ऐसे आप यहाँ पे साइड में भी लेबल कर सकते हो। हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के बेसिस पर हम लोगों ने एंटीबॉडीज को नाम दे दिए। जैसे कि मान लो किसके बेसिस पर, मान लो ये है आपके कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, इसके नाम पर यहाँ पर नाम रख दिए हमने एंटीबॉडीज की। क्या होता है इसमें, जैसे कि कांस्टेंट रीजन अगर हैवी चेन का अल्फा है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अगर आपका कांस्टेंट रीजन गामा है तो वो कौन सी होगी आपकी, आईजीजी। ठीक है, अगर म्यू है तो वो कौन सी होगी, आईजीएम। अगर डेल है तो कौन सी होगी, आईजीटी। और अगर कांस्टेंट रीजन एप्सिलॉन है तो कौन सी होगी, आईजीई। ठीक है, और कांस्टेंट रीजन जो लाइट चेन में होता है वो एक होता है कापा, एक तो होता है आपका कापा और एक होता है लैम्डा। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में ये बताया था कि एंटीजन का जो भी पार्ट एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं एपिटोप। इसी तरीके से एंटीबॉडी का जौन सा पार्ट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं पैराटोप। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराटोप। और एक बात और याद रखना मेरी, क्या होता है, एक वेरिएबल रीजन के अंदर, जो हमारा ये एक वेरिएबल रीजन है, इसके अंदर 3 CDR होते हैं। ठीक है, CDR क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। एक वेरिएबल रीजन में 3 CDR होते हैं। ठीक है, और एक एंटीबॉडी के अंदर वेरिएबल रीजन कितने होते हैं, 4 वेरिएबल रीजन होते हैं। यानी आप मुझे बता सकते हो कि एक बॉडी के अंदर CDR एक एंटीबॉडी के अंदर CDR कितने हुए,
12 CDR हुए। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब आगे पढ़े। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि एंटीबॉडीज जो हैं वो 2 टाइप के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करती हैं, प्रेसिपिटेशन और अग्लूटिनेशन। मैंने आपको बता दिया था ना कि कहाँ पर सोल्यूबल एंटीबॉडी, कहाँ पर सोल्यूबल एंटीजन वगैरह, ये सब काम कर रहे थे। उसके बाद जब हम लोग एंटीबॉडी का डाइजेशन करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, देखिए मैं आपको अगर ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाऊं, यहाँ पर भी एक और बॉन्ड होता है। ठीक है, जब डाइजेशन होता है उस टाइम पे क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग अच्छे से करके जाएंगे। जैसे मान लो मुझे डाइजेशन करना है एंटीबॉडी का, मतलब वो वाला डाइजेशन नहीं, खाना डाइजेस्ट नहीं करना है, कट करना है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ IgG का। इसके बाद हम लोग अच्छे से भी सारे एंटीबॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये मैंने बना दी हैवी चेन, यहाँ पर बना दी मैंने लाइट चेन, यहाँ पर मैंने इसको इसके साथ इधर और इधर ज्वाइंट कर दिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर पेपेन से कट किया है। पेपेन से जब हम लोग कट करते हैं तो कट लगता है, एक कट इधर और एक कट इधर। जब पेपेन डाइजेशन होता है उस टाइम पर देखो, एक तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, एक आपको मिलेगा ये वाला पार्ट, और ये नीचे वाला पार्ट तो अलग रह ही गया है ना। तो एक तो हमें मिल गया, यहाँ पर इसी कलर से बना देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक जैसे मुझे मिला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये प्लस एक यहाँ पर एक ये वाला पार्ट मिला, एक जो था यहाँ पर कांस्टेंट रीजन वाला, एक ये वाला पार्ट मिला। जो ये वाले 2 पार्ट हैं ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल होंगे, है ना, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। इन्हें हम लोग बोलते हैं फैब। ठीक है, ये आपके किससे, वेरिएबल रीजन से मिलके बने हुए हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं फैब। इनका जो वेट होता है ये होता है अप्रॉक्स 45 किलो डाल्टन। जो ये वाला पार्ट हमें मिला इसे हम लोग बोलते हैं FC। ठीक है, ये आपका ओनली कांस्टेंट रीजन से मिलके बना होता है। इसका वेट होता है अप्रॉक्स 55 किलो डाल्टन। ठीक है, और ये यहाँ पर जो मेनली आपकी IgG थी इसका वेट था अप्रोक्स 150 किलो डाल्टन का। अब पेपेन से डाइजेशन किया तो ये हुआ। अब मैं डाइजेशन करूंगी इसका पेप्सिन से। ठीक है, पेप्सिन से करेंगे तो क्या होगा, ये अच्छे से देख के जाना आप लोग एग्जाम में कि पेपेन से करते हैं तो क्या होता है और पेप्सिन से करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब जब पेप्सिन से डाइजेशन करते हैं तो पेप्सिन जो है आपका ये मेनली कहाँ पर काम करता है, पेप्सिन कहाँ से कट करता है, यहाँ से इन वाली साइड्स पर आपका पेप्सिन काम करता है। ये मैंने ऊपर की साइड गलत बना दिया इधर, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पर ऐसे ये। अब हमें कौन कौन सा पार्ट मिलेगा अगर यहाँ से कट हुआ तो, फर्स्ट तो हमारा सीधा सीधा ऊपर वाला ये मिल जाएगा और हमें एक मिलेगा ये नीचे से, क्योंकि ये कट आपका यहाँ पर लगा रहा है। तो अब किस टाइप की एंटीबॉडी मिलेगी हमें, मतलब अब किस टाइप का हमें जो भी फ्रेगमेंट्स वगैरह मिलेंगी, तो एक तो हमें ऊपर वाली सीधी की सीधी ये मिल गई है ना, जिसे हम लोग बोल देंगे लार्ज Fab2। ओके, इसका जो साइज होगा वो होगा अप्रोक्स 110 किलो डाल्टन। और कुछ हमें फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगी FC की, हम लोग ये कह सकते हैं ये कुछ हमें फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगी FC रीजन की। इसका साइज कितना होगा, अप्रोक्स 25 किलो डाल्टन। ओके, अब मुझे नेक्स्ट डाइजेशन करवाना है। नेक्स्ट डाइजेशन किस कलर की एंटीबॉडी बनाऊं, ऑरेंज कलर की बना देते हैं। अब मैं नेक्स्ट डाइजेशन किसका करवाना चाहती हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने करवाया बीटा मरकैप्टोइथेनॉल या DTT। ये दोनों का क्या काम है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ देंगे। DTT क्या है, डाइथायोट्रायोटोल। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर कहाँ कहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक इधर है, एक इधर है, बाकी इधर भी है। ठीक है, अब ये सब टूट गए,
तो अब हमें क्या मिलेगा, एक चेन तो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगी, यहाँ पर हमें ये सल्फाइड बॉन्ड टूटे हुए मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट, हाँ जी, जैसे इधर मिल गया, फिर एक आपको इधर मिल गया, यहाँ पर, है ना, कुछ इस टाइप से हमारे सल्फाइड बॉन्ड्स टूट चुके हैं। कौन सी चेन बनाई है, मान लो मैंने हैवी चेन बना दी, अप्रोक्स 44 किलो डाल्टन की ईच चेन होगी ये। ठीक है, ये हर चेन 44 किलो डाल्टन की है। एक हमें मिलेगी लाइट चेन, यहाँ पर हमारे दो ही सल्फाइड बॉन्ड थे ना, तो एक मान लो इधर हो गया और एक हमारा इधर हो गया। यहाँ पर लाइट चेन अप्रोक्स 22 किलो डाल्टन की मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन है, यहाँ पर भी थोड़ा सा वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम लोगों ने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम लोग एंटीबॉडीज की बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आईजीएम के बारे में, इम्यूनोग्लोब्युलिन एम के बारे में। म्यू हमारा इधर म्यू था ना, ठीक है। आईजीएम जो है आपकी, ये फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है बाय नियोनेट्स। ठीक है, नियोनेट्स हमारे कौन से होते हैं, न्यूबॉर्न। ठीक है, और यही फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस की जाती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले आईजीएम प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद कौन सी थी, आईजीजी। ओके, और यही हमारी फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में भी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, फर्स्ट एंटीबॉडी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है पेंटामेरिक। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है पेंटामेरिक। पेंटामेरिक का मतलब इसके पास कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। मोनोमेरिक के पास कितनी एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है बच्चे, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है ना। तो उस हिसाब से एक मोनोमेरिक के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, तो पेंटामेरिक के पास कितनी होंगी, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होंगी। ये आपकी मेनली ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन ब्लड, क्योंकि ये रैपिडली डिफ्यूज नहीं कर सकती टिश्यूज के अंदर, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और वो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अप्रोक्स 970 किलो डाल्टन। देख रहे हो कितनी भारी है। जो आईजीएम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इसकी, मान लीजिए ये यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ जी, ये मान लीजिए आप इसकी जे चेन प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सी चेन है, जे चेन। यहाँ पर एंटीबॉडी लगी होती है। ठीक है, मतलब एंटीबॉडी क्या, यहाँ पर आईजीएम है, एक आईजीएम इधर है और आपका एक आईजीएम इधर लगा हुआ है और एक आईजीएम इधर लगा हुआ है और एक आईजीएम इधर लगा हुआ है और एक आईजीएम आपका कहाँ पर है, इधर लगा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने आपको क्या बताई, ये क्या है, जे चेन। जो जे चेन होती है इसके बीच में और म्यू हैवी चेन के बीच में कौन से वाला बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, आईजीएम की एक खास बात और होती है कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है प्रेसिपिटेशन में भी और अग्लूटिनेशन में भी, दोनों में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। और ये इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम
एक्टिवेटर की तरह भी काम करती है, ठीक है। इफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेटर की तरह भी काम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर हमारी एक अलग से क्लास है ना, क्यों करती है? बिकॉज ऑफ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन ह्यूमरल इम्यूनिटी तो मैंने आपको लिखवा दिया, एडेप्टिव लिखवाया मैंने आपको, नहीं लिखवाया ना, हाँ। फर्स्ट एंटीबॉडी मतलब एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यहां पर लिखवा देती हूँ, एक्ट एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये आपकी 5 एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर सकती है, ठीक है। 5 एंटीबॉडी नहीं, खुद तो एंटीजन ही है, मतलब खुद ही तो एंटीबॉडी है ये, 5 एंटीजन कह सकते हैं ना, उनके साथ बाइंड कर सकती है। वैसे इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एक बात याद रखना, इसके पास होती तो है 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट, बट ये बाइंड कितनी के साथ कर सकती है? ओनली 5 एंटीबॉडी के साथ। क्यों? वाई? सोचो, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। अब थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं सेकेंड एंटीबॉडी के बारे में, जो कि है हमारी IgG। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है मोनोमेरिक, ठीक है। इसकी वैसे तो 4 सब क्लासेस होती हैं, IgG, IgG1-2, IgG2, IgG3 और IgG4। लेकिन इनमें से IgG2 के अलावा बाकी सारी सब क्लासेस प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। आप सिर्फ इतना याद रख लेना कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बट आपसे पूछेगा नहीं। ये वाली जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। फर्स्ट के 6 मंथ्स जब होते हैं ग्रोइंग फिटस के, उसके पास आइडेंटिकल ह्यूमरल इम्यूनिटी ऑफ मदर होती है, ये सबको पता है, जो कि आपकी कहाँ से मिलती है? IgG से मिलती है, ठीक है। ये पार्टिसिपेट करती है, ये भी आपकी IgM की तरह पार्टिसिपेट करती है, किस चीज में? प्रेसिपिटेशन में भी, और सेकंड हमारा क्या था? अग्लूटिनेशन में भी, ठीक है। प्रेसिपिटेशन और अग्लूटिनेशन दोनों में ये पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पर ये हायर क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। ये लाइन भी मैं लिखवा देती हूँ आप लोगों को, प्रोड्यूस्ड इन हायर क्वांटिटी, प्रोड्यूस्ड इन हायर क्वांटिटी ड्यूरिंग किस टाइम पर? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ब्लड के अंदर ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी इन ब्लड। स्मॉल साइज की वजह से ये इजीली टिश्यूज के अंदर भी जा सकती है, ठीक है। और ये भी आपकी एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, ठीक है, एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। बट IgM ज़्यादा अच्छे से करती है, ठीक है, IgM ज़्यादा अच्छे से करती है, ये भी करती है, बट नॉट इफेक्टिवली एज IgM। हमारी 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग जब हमारा वैक्सीन वाला लेक्चर है। मैं सोच रही हूँ उसी टाइम पे आपको हाइपर सेंसिटिविटी भी बता दूँ। 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो IgG है ये आपकी टाइप 2 एंड टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में भी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है, इसमें भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। और इसका जो मेन रोल होता है वो होता है ADCC में, ठीक है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ADCC आप लोग पूछ रहे थे ना मुझसे कि ADCC है क्या, तो ठीक है, मैं आपको ADCC का थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ। मान लीजिए ये आपकी एंटीबॉडी, मैं रफली बना देती हूँ, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये मान लो ये आपकी कौन सी एंटीबॉडी है? IgG, ठीक है। यहाँ पर एक पैथोजन आ गया है,
ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कोई पैथोजन है, इसने उसको रिकॉग्नाइज किया और उसको पकड़ लिया, ठीक है, बाइंड कर लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगी, कोई सेल है, मान लीजिए कोई भी, ये क्या है, कोई एक सेल है, ये सेल आपका मैक्रोफेज भी हो सकता है, ये आपका नेचुरल किलर सेल भी हो सकता है, ये आपका न्यूट्रोफिल भी हो सकता है, और ये आपका ओसिनोफिल भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई एक सेल है। ये जो एंटीबॉडी है पैथोजन के साथ मिलके, मतलब पैथोजन के साथ मिलके क्या, पैथोजन को पकड़ के मैक्रोफाज के पास ले आएगी, ठीक है। ये किसके पास ले आएगी, मैक्रोफाज के पास ले आएगी कि देखो मैं इसको पकड़ के ले आई हूं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, जैसे ये आईजीजी है, यहाँ पर आकर बाइंड हो गई है और यहाँ पर ये एक पैथोजन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मैक्रोफाज का काम क्या है, ये कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे, जो भी मैक्रोफाज नेचुरल किलर सेल्स वगैरह हैं, इनका काम क्या है, फिर ये मार देंगे इस पैथोजन को, ठीक है, किल कर देंगे इस पैथोजन को। यही है आपका एडीसीसी, ठीक है। यहाँ पर एंटीबॉडी ने पकड़ लिया इसको, मतलब यहाँ पे ये बाइंड कर गया इसके साथ जो भी ये पैथोजन था, और फिर ये इधर इसको उठा के ले आई और यहाँ पर इसने इसको मरवा दिया। मैक्रोफाज ने कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट किया और इसको मार दिया, यही है एडीसीसी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, आईजीए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है डाइमेरिक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, डाइमेरिक। इसकी भी दो सब क्लास होती हैं, IgA1 और IgA2। ये आपकी मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। मोस्ट प्रीडोमिनेंट सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती है। ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन म्यूकस सिक्रीशन, प्रेजेंट इन, ये म्यूकस सिक्रीशन की स्पेलिंग ऐसी कैसी हो रही है, एक मिनट, प्रेजेंट इन म्यूकस सिक्रीशन और टीयर्स, और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सलाइवा में, और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के टाइम पर, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और इंटेस्टिनल सिक्रीशन, यानी जो भी सिक्रीशन वाले हैं ना इस टाइम पे, तभी तो हम लोगों ने इसको बोला मोस्ट प्रीडोमिनेंट सिक्रेटरी एंटीबॉडी, ठीक है। इंटेस्टिनल सिक्रीशन और आपका रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एटसेट्रा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये भी एक्टिवेट करती है, बट ये वीकली एक्टिवेट करती है, ठीक है। वीकली एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वीकली एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। और पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट इन ऑप्सोनाइजेशन। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है इसमें भी तो हम लोग बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवाते हैं, है ना, तो ऑप्सोनाइजेशन वगैरह भी होता है उसमें। पार्टिसिपेट इन ऑप्सोनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है म्यूकोजल इम्यूनिटी में, ठीक है, म्यूकस सिक्रीशन में प्रेजेंट की है। ये भी आपकी एडीसीसी में रोल प्ले करती है। आप एडीसीसी से रिलेटेड कुछ रिसेप्टर्स के नाम भी याद कर लेना, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन जी की बात बताऊं, जिस टाइम पर ये यहाँ पर एडीसीसी हो रहा होता है, कुछ रिसेप्टर होते हैं, एक है हमारा CD16, CD32 और CD64, ठीक है, ये रिसेप्टर होते हैं यहाँ पर। और इसका जो रिसेप्टर है IgA के लिए, जो रिसेप्टर की तरह काम करेगा एडीसीसी के लिए, ये कौन सा होता है, CD89, ठीक है, याद कर लेना इन रिसेप्टर्स को, बहुत सारे CD होते हैं ये। और ये आपकी प्रीडोमिनेंटली IgA जो है ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर प्रेजेंट होती है,
मदर के मिल्क के अंदर भी, ठीक है, इन मदर्स मिल्क कोलेस्ट्रॉम के अंदर भी ये आपकी प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रॉम, स्पेलिंग कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कोलेस्ट्रॉम के अंदर, ठीक है। ये आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स, IgA प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट वायरस एंड पैथोजेंस, ठीक है। वायरस और पैथोजेंस के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जैसे कि साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला। एक बात और होती है, जे चेन इसके अंदर भी होती है, ठीक है, जे चेन इसके अंदर भी होती है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है बाकी जो एंटीबॉडी का है वो तो है ही, एक यहाँ पर सिक्रेटरी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, नॉर्मली एंटीबॉडी का जो है वो तो है ही, एक जे चेन और होती है जो कि आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी एंटीबॉडी के साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। सेकंड एक और हमारा होता है सेकेंडरी कंपोनेंट। इसके साथ जो इंटरेक्शन होता है एंटीबॉडी का, ये कौन सा होता है, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन, ठीक है। ये कौन सा इंटरेक्शन होता है, नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन, ठीक है। IgA का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है, मतलब द मेन फंक्शन ऑफ सिक्रेटरी कंपोनेंट, जो सिक्रेटरी कंपोनेंट है इसका IgA को लेके क्या मेन फंक्शन है कि IgA को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम प्रोटियोलिटिक डाइजेशन, ठीक है। यानी मेन फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी कंपोनेंट इज टू प्रोटेक्ट IgA फ्रॉम प्रोटियोलिटिक डाइजेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंटीबॉडी है IgE। कौन सी है, IgE। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है आपका मोनोमेरिक, स्ट्रक्चर होता है मोनोमेरिक। ये पार्टिसिपेट्स इन एलर्जी, ठीक है। और जो इम्यून सेल्स होते हैं जैसे कि हमारे हो गए मस्त वाले सेल, बेसोफिल्स, कौन से सेल्स हैं ये वाले इम्यून सेल्स जो हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं IgE को, ठीक है, ये एक्सप्रेस करते हैं IgE को। एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, जब एलर्जी हो जाती है किसी को, एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, IgE बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज, 500 पिकोग्राम पर ml। और नॉर्मल कितना होता है, मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं एवरेज कितना, 40 to 50 पिकोग्राम पर ml ही होता है, ठीक है। IgE जो है ये प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी, प्रोवाइड करता है आपको इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्टोपैरासाइट्स, एंड एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, ओके। अब लास्ट एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। किस कलर से लिखूं आप बताओ, ब्राउन से लिखते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारी IgD। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी मोनोमेरिक होता है, ओके, इसका स्ट्रक्चर भी मोनोमेरिक होता है। ये आपकी एक्सप्रेस होती है सेल के सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक्सप्रेस ऑन सरफेस ऑफ बी सेल। बट ये ना अकेली नहीं होती, ये किसके साथ होती है, अलोंग विद IgM, ठीक है, अलोंग विद IgM। अगर बी सेल रिसेप्टर के पास IgD नहीं है या बहुत कम है तो IgM जो है वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो IgD होता है ये IgM को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन की, अब अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की कॉन्सेंट्रेशन की, तो सबसे ज्यादा होती है IgG, फिर IgA, सबसे ज्यादा IgG प्रेजेंट होगी, उसके बाद IgA, देन IgM, उसके बाद
IgD, इसके बाद IgE। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछ लिया एग्जाम में, तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे इनको अरेंज करो। तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है IgM का, फिर IgA का, फिर इम्यूनोग्लोबुलिन E का, उसके बाद G और D का तो इक्वल सा ही होता है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर मोनोमेरिक और जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है ये भी मतलब सेम सा ही होता है। ठीक है, कभी कभी जो एंटीबॉडी होती है ये आपके एंटीजन की तरह भी काम कर सकती है। एंटीबॉडी के अंदर कुछ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये और कर लो, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसे। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इन एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडी का जो कांस्टेंट रीजन है और वेरिएबल रीजन है, ये भी आपका कई बार एंटीजन की तरह एक्ट कर सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकता है। एंटीबॉडी के अंदर मेनली 3 टाइप के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट पाए जाते हैं। फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं आइसोटाइप। फर्स्ट वाले को, एक मिनट, हाँ जी, फर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं आइसोटाइप। सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं आइडियोटाइप, और एक हमारा होता है एलोटाइप। ठीक है, जो आइसोटाइप होता है बच्चे, ये सेम स्पीशीज के अंदर विद इन सेम स्पीशीज constant region of heavy chain and light chain is identical। ठीक है, यहां पर क्या होता है, आइडेंटिकल। हाँ, सेम स्पीशीज के अंदर कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन इज आइडेंटिकल, उसे हम लोग बोल देते हैं आइसोटाइप। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आइडियोटाइप की, इसीलिए देखो अलग अलग स्पीशीज में जो आइसोटिपिक डिटर्मिनेंट्स हैं ये आपके एंटीजन की तरह एक्ट कर सकते हैं, है ना। फिर बात करते हैं आइडियोटाइप की। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम स्पीशीज के अंदर जो वेरिएबल रीजन होता है, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन इज डिफरेंट। ठीक है, वेरिएबल रीजन जो होता है वो डिफरेंट होता है। फिर बात करते हैं एलोटाइप के बारे में। एलोटाइप क्या कहना चाहता है, ये कौन है, इसकी भी सुन लेते हैं। ये कहता है कि मैं तो मल्टीपल एलील्स की वजह से हूं। ठीक है, ड्यू टू मल्टीपल एलील्स। इसके अंदर क्या होता है, सेम स्पीशीज के अंदर ही हैवी चेन और लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन इज डिफरेंट। ठीक है, कांस्टेंट रीजन जो होता है हैवी चेन और लाइट चेन का वो डिफरेंट होता है। ओके, एंटीबॉडीज का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारी पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को और भी ज़्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग रिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है स्टडी विद पूजा मित्तल। आप उस ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है कोर्स की, और आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्रिपरेशन करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।